देखो भाई, मैंने कहा कि सेल क्या होती है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, वो इसका देखा जाए तो ये फंक्शन है सेल का, है ना। लेकिन यही डेफिनेशन बता रखी है तो आपको यही याद करनी है। अदरवाइज तो देखा जाए तो सेल का तो जो प्रॉपर डेफिनेशन है हाई पेपर्स में, जो पेपर्स आते हैं उनमें तो ये कहते हैं कि एक एक्वस इन्वायरमेंट है और वो एक सेल मेम्ब्रेन से कवर है। ठीक है, उसको क्या बोला हमने, सेल बोला है। हिसाब से तो ये है इसकी डेफिनेशन, तो वो तो इसका फंक्शन है, लेकिन जो दे रखा है वो आपको पढ़ना है। नॉलेज के लिए आप बोलोगे तो ये बोलोगे कि एक एक्वस एनवायरनमेंट दैट इज कवर्ड बाय ए सेल। तो सेल की स्टडी को हम क्या कह देते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। द स्टडी ऑफ सेल्स, स्टडी ऑफ सेल्स को हम क्या बोल देंगे, साइटोलॉजी बोल देंगे। अब स्टडी ऑफ सेल्स क्या एनिमल सेल या प्लांट सेल, ये तो दोनों हो जाती। तो स्टडी ऑफ साइट जो बोलेंगे हम साइटोलॉजी, वो ध्यान रखें वो दोनों की स्टडी है, एनिमल सेल्स की भी और प्लांट सेल्स की भी। ये दोनों की स्टडी है, एक की स्टडी नहीं है। ठीक है, अब दूसरी बात ये करते हैं कि आपको ये पूछा जाए कि सेल्स की डिस्कवरी किसने की थी, तो आप तो ये कहोगे कि भाई रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी, 1665 में की थी, है ना। अब क्वेश्चन ये आता है कि लिविंग सेल्स की थी या नॉन लिविंग सेल्स की थी, नॉन लिविंग सेल्स की थी, है ना। तो क्वेश्चन फिर ये आता है निकल के कि भैया ये बताओ कि फिर लिविंग सेल्स की डिस्कवरी किसने की, है ना। तो लिविंग सेल्स की डिस्कवरी के लिए एंटोन ल्यूनहॉक का नाम जो है वो आता है। किसका, एंटोन ल्यूनहॉक का। जो एंटोन ल्यूनहॉक का नाम आता है लिविंग सेल्स में, उनको एंटोन ल्यूनहॉक ने उस लिविंग सेल्स को क्या बोला, क्वेश्चन यहां से 1-2 नंबर में आ सकता है। क्या बोला, यही क्वेश्चन है, बताइए अब क्या बोला। एंटोन ल्यूनहॉक ने जो लिविंग सेल्स की डिस्कवरी की, उसने उस लिविंग सेल्स को क्या बोला, हाँ, एनिमल्क्यूल्स। ये ध्यान रखना बेटा, ऐसे नाम आपको पूछे जा सकते हैं, एनिमोलिक्यूल्स, ये इसको बोला। ठीक है, लिविंग सेल्स को। दूसरा, जो रॉबर्ट हुक था, रॉबर्ट हुक ने पूरी सेल्स के बारे में एक बुक लिखी थी। उस बुक का नाम आपको याद रखना है। उस बुक का नाम क्या था, माइक्रोग्राफिया। क्या था, माइक्रोग्राफिया। ये रॉबर्ट हुक ने लिखी थी बेटा, माइक्रोग्राफिया। ये रॉबर्ट हुक की बुक है, इसमें इन्होंने अपने सेल्स के बारे में पूरा डिस्कस किया। अब आगे आपसे ये पूछा जाए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स। जो सेल्स हैं वो तो बहुत टाइप्स की हैं। आप एपिथेलियल सेल्स बोलो, जो स्किन वगैरह में बनाती हैं, जो प्रोटेक्शन में हेल्प करती हैं। आप ये कहो कि मसल सेल्स हैं, जो मसल फॉर्मेशन में होती हैं। बोन सेल्स बोन की फॉर्मेशन में होती हैं। जो इम्यून सेल्स हैं वो इम्यून सिस्टम में इंपोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ब्लड सेल्स जो हैं वो ब्लड की जो कैरी करती हैं ऑक्सीजन, ये सब कुछ उसमें इंपोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, है ना। ये भी आप ध्यान रखें। देन आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ सेल। क्या है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ सेल। सेल एक ऑर्गेनाइज्ड और कॉम्प्लेक्स वो है, स्ट्रक्चर है। ऑर्गेनाइज है और कॉम्प्लेक्स है। ऐसा नहीं है कॉम्प्लेक्स है तो कुछ भी चीज इधर उधर पड़ी हुई है, नो, सारी चीज ऑर्गेनाइज्ड है। यहां पे न्यूक्लियस है, यहां पे ये है, यहां पे ये है, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है। समझे बात को। दूसरा, कोई जब सेल है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल भी होता है स्वाति। जेनेटिक मटेरियल बेटा वही या डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। तीसरा पॉइंट आप कहोगे कोई सेल डिवाइड हो सकती है, अपने नंबर को इंक्रीज करेगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि डिवाइड क्यों होती है। आपसे पूछा जाए कोई सेल्स डिवाइड क्यों होती है, मैं उसमें 2-3 रीजन को आपको डिस्कस करता हूं। पहला रीजन ये होता है कोई सेल डिवाइड इसलिए होती है ताकि जो ओल्ड सेल है दे आर रिप्लेस्ड बाय द न्यू सेल्स। समझे बात, जो ओल्ड सेल्स हैं दे आर रिप्लेस्ड बाय द न्यू सेल्स, ये एक फंक्शन हो गया। दूसरा, जो न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो है वो इंक्रीज हो जाए। न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो वो इंक्रीज हो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिए। ये एक सेल है, इसमें ये न्यूक्लियस है। ये क्या है, न्यूक्लियस है।
इसके अंदर ये क्या भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। समझे बात को? जब साइटोप्लाज्म भरा हुआ है तो इकलौता न्यूक्लियस है। यहां पर साइटोप्लाज्म की रेशियो बहुत हाई है और न्यूक्लियस की रेशियो कम है, लेकिन न्यूक्लियस इज मोर इंपोर्टेंट एज कंपेयर टू साइटोप्लाज्म, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जितने भी जीन्स हैं, जितने भी फंक्शन परफॉर्म होंगे, सारे के सारे जीन्स किसमें है, न्यूक्लियस में, वो कंट्रोल करेगा। तो न्यूक्लियस को बढ़ाने के लिए यहां पर ये अपने आप को डिवाइड करती है। तो जब डिवाइड करती है तो इस केस में न्यूक्लियस की जो वो है नंबर है वो क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। और जब इंक्रीज होंगे तो यहां से साइटोप्लाज्म की रेशियो जो है वो डिक्रीज होगी। तो जब भी कोई सेल डिवाइड होती है तो उस केस में न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की जो रेशियो है वो इंक्रीज होती है। ठीक है। और जो सरफेस एरिया है वो भी इंक्रीज होता है, सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो वो भी इंक्रीज होती है। ये दोनों पॉइंट याद रखें। तो कोई भी सेल जब अपने नंबर को बढ़ाती है, डिवाइड करती है, तो वो 3 रीजन्स उसके मोस्टली पाए जाते हैं। पहला रीजन आपका ओल्ड सेल रिप्लेस्ड बाय द न्यू सेल्स, दूसरा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस की रेशियो, और तीसरा जो सरफेस एरिया है और उससे वॉल्यूम की रेशियो है वो भी इंक्रीज होती है। ये 3 बात याद रखें। ठीक है। आगे बात करें हम कि जो भी सेल हमारे अंदर है वो सेल बाहर के किसी सिग्नल से रेस्पॉन्स करती है ना। बाहर से कोई जब सेल वो है सिग्नल आता है और वो किसी सेल से बाइंड होगा, देन दे सेल रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स तो कुछ भी हो सकता है। तो हम सिंपल से बोल रहे हैं प्रॉपर्टीज में कि सेल रिस्पॉन्स टू आउटर सिग्नल, स्टिमुलस, मैसेज, उसके हिसाब से क्या करती है, अपने आप को रेस्पॉन्स करती है। 4th या 5th पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि एक सेल अगर उसको अलग रखें, सेपरेट रखें, इट कैन सर्वाइव। सिंगल सेल है, इसको अलग रखें, इट कैन सर्वाइव। बट अगर ऑर्गन बन गया तो ऑर्गन को अलग करें, वो ऑर्गन सर्वाइव नहीं कर सकता। तो सेल के अंदर खुद की प्रॉपर्टी है कि वो इंडिपेंडेंटली क्या करवा सकता है, सर्वाइव कर सकता है। बट जो ऑर्गन है वो सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि वो इंटरकनेक्टेड है। अब मैं कह दूं हार्ट को यहां से निकाल लूं और सर्वाइव कर जाएगा, नहीं पॉसिबल है। तो ये एक क्वेश्चन आप में इसमें ध्यान रखना है। दूसरा हम भी कह सकते हैं कि सेल एक कैपेबल होती है, सेल इतना उसके अंदर पावर है कि वो अपने आप को सेल्फ रेगुलेट कर सकती है, सेल्फ रेगुलेट भी कर सकती है। ये भी बात ध्यान रखें। अब बार बार सेल की बात हो रही है, सेल की बात हो रही है, तो सेल को हम 2 तरह से कह देंगे, एक प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल, है ना। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। अब उससे पहले कि मैं इसमें डिफरेंस और आपको सिमिलरिटी बताऊं, हमने क्या करना है याद या पूछना क्या है कि सर प्रोकैरियोटिक सेल्स इवोल्व कैसे हुई। हालांकि इवोल्यूशन का टॉपिक है, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ा उस पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें, फिर मैं सेल थ्योरी बताऊंगा आपको। अच्छा, मैं आपसे ये पूछूं कि सेल स्वाति बेटा ओपन सिस्टम है या क्लोज सिस्टम है? ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, 3 टाइप के सिस्टम होते हैं। पहले ये देख लीजिए, फिर प्रोकैरियोटिक सेल्स पे आएंगे। एक ये सेल है, ये इसके बाहर का क्या है, सराउंडिंग सही है ना, और ये इसका सिस्टम है अंदर का। अगर ये अंदर से एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज करे, बाहर जाए और अंदर आए, इसको बोल देंगे ओपन सिस्टम। क्या बोल देंगे, ओपन सिस्टम। और सेल इसी कैटेगरी में आती है। समझिए बात को। दूसरा, एक ये सेल है, इसके अंदर एनर्जी अंदर बाहर जा सकती है, एनर्जी, बट मैटर का ट्रांसपोर्ट नहीं होता, इसको बोल देंगे हम क्लोज सिस्टम। ठीक है। और तीसरा है आइसोलेटेड, ना एनर्जी बाहर जा सकती, अंदर आ सकती, और ना ही मैटर अंदर बाहर जा सकता है, इसको बोलेंगे हम आइसोलेटेड सिस्टम। पूजा बेटा रेडी रहें क्वेश्चन बताने के लिए, मतलब सोना नहीं है। हाँ, ये समझ में आ गया यहां तक? हाँ, साथ साथ थोड़ा लिखते रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि वो जरूरी है। नोट्स तो मिलेंगे लेकिन फिर भी। अब देखिए बात आती है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ।
अगर आपको याद हो और आपने इवोल्यूशन पढ़ा है, तो हमारा जो एनवायरनमेंट था बहुत पहले 3.5 बिलियन ईयर एगो, वो एनवायरनमेंट कैसा था? नॉन ऑक्सीजेनिक, ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं थी। जब ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं थी तो किसी भी टाइप का कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म वहां पर डेवलप नहीं हो सकता। एक स्टोरी टाइप है। जब ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं हो सकता तो किसी तरीके से सबसे पहले इस अर्थ पर, इस यूनिवर्स में कीमोहेट्रोट्रॉप्स, कौन? कीमोहेट्रोट्रॉप्स जो हैं वो डेवलप हुए। कीमोहेट्रोट्रॉप्स, इनका डेवलपमेंट हुआ। अब क्वेश्चन तो यह भी पूछा जा सकता है आपसे कि सर ये कहां से आए। अगर आप ओपरेन हेल्डन मेथड पढ़ोगे उसमें इवोल्यूशन में, ओपरेन हेल्डन मॉडल, तो वहां पर आपने पढ़ा होगा प्रोटोसेल फॉर्म होती है, पहले कोसर्वेट्स, फिर प्रोटोसेल। प्रोटोसेल मैंने बताया था आपको कि वो लिविंग सेल और नॉन लिविंग सेल्स के बीच में थी, तो वहां से इनका डेवलपमेंट हुआ है। सबसे पहले जो लिविंग सेल्स आई थी वो कौन सी थी? प्रोटोसेल। उसी के अंदर जेनेटिक मटेरियल था, आरएनए, डीएनए, सब कुछ था, है ना। पहले आरएनए था, बाद में फिर डीएनए आया, तो वहां से कीमोहेट्रोट्रॉप्स का क्या हुआ? ओरिजिनेट हुआ। तो आपसे ये पूछा जाए पेपर में कि सबसे पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा आया, तो कीमोहेट्रोट्रॉप्स। वो अलग बात है कि ये ऑक्सीजन को यूज नहीं कर रहा था, क्योंकि थी नहीं, ऑक्सीजन करेगा कहां से। जब आगे बात चली तो कीमोहेट्रोट्रॉप्स कहां मिलता था? सी में। और सी में कौन से मटेरियल थे? ऑर्गेनिक मटेरियल। और ऑर्गेनिक मटेरियल तो डायरेक्ट कार्बन सोर्स है। ऑर्गेनिक मटेरियल तो डायरेक्ट क्या है? कार्बन सोर्स है। तो कीमोहेट्रोट्रॉप्स ने इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स को क्या करना यूज कर दिया? स्टार्ट कर दिया, खाना स्टार्ट कर दिया। जब इन कीमोहेट्रोट्रॉप्स को लार्ज अमाउंट में ये ऑर्गेनिक मटेरियल मिल रहा था तो इनकी जनसंख्या बहुत तेजी से डेवलप हुई। जब बहुत तेजी से जनसंख्या, पॉपुलेशन इनकी डेवलप हुई, तो एक टाइम ऐसे आया कि वहां पर जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उनकी कमी हो चुकी थी। क्योंकि जब इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी तो जाहिर सी बात है जो इनका फीड था वो कम होगा। जब फीड कम हो गया तो इनके अंदर क्या हुआ बेटा? म्यूटेशन हुआ। क्या हुआ? म्यूटेशन। और म्यूटेशन हुआ तो इन्होंने कैसा डेवलप कर दिया? कीमोऑटोट्रॉप्स। कीमोऑटोट्रॉप्स में डेवलप हो गई है। लेकिन अभी भी ऑक्सीजन नहीं थी, अभी भी ऑक्सीजन नहीं थी। जब कीमोऑटोट्रॉप्स में ये डेवलप हुए तो इन्होंने सल्फर का, जिनको आप सी सल्फर बैक्टीरिया बोलते हैं, वो है ये कीमोऑटोट्रॉप्स। तो इन्होंने क्या किया? सल्फर को यूज करना स्टार्ट कर दिया। तो सल्फर को यूज करना स्टार्ट किया तो CO2 तो थी बहुत ज्यादा, तो 12H2S इस फॉर्म में जो सल्फर है उसको इन्होंने यूज करना स्टार्ट कर दिया। और कीमोऑटोट्रॉप से मतलब केमिकल का यूज करके खुद का फूड बनाना, यही तो है प्रोसेस। तो यहां पर C6H12O6 प्लस H2O भी, और साथ में यहां पर सल्फर है ना, सल्फर का निकलना स्टार्ट कर दिया। ऑक्सीजन अभी भी डेवलप नहीं हुई है, ऑक्सीजन अभी भी डेवलप यहां पे नहीं हुई है। तो धीरे धीरे ये प्रोसेस चली, स्टार्ट हुई। बाद में इसके बाद फिर से म्यूटेशन हुआ इनमें, ठीक है। और म्यूटेशन हुआ तो अब की बार फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो हैं वो डेवलप हुए, लेकिन एनएरियोबस। कौन से? एनएरियो। ऑक्सीजन अभी भी यूज नहीं किया है, समझे बात को। इस केस में ध्यान रखें, दो कंडीशन पढ़नी है यहां पर आपके। इन्होंने वाटर को, H2O को हाइड्रोजन के लिए यूज नहीं किया, हाइड्रोजन एक्सेप्टर के रूप में इन्होंने वाटर को यूज नहीं किया, और ना ही यहां पर ऑक्सीजन जो है वो बाई प्रोडक्ट बना, ठीक है। जब इन्होंने यूज किया, इन्होंने भी सेम प्रोसेस ही यूज की। इन्होंने भी वाटर को यूज नहीं किया, हाइड्रोजन एक्सेप्टर, और ऑक्सीजन यहां से भी इवोल्व नहीं हुई। लास्ट में फाइनली, लेकिन यहां ध्यान रखें, इन्होंने क्लोरोफिल को थोड़ा सा यूज करना स्टार्ट कर दिया, क्लोरोफिल को, है ना। फाइनली बेटा डेवलप हुए कौन? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो भी कैसे थे? एरियोब्स थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया? इनके अंदर क्लोरोफिल डेवलप हो चुका था, इन्होंने अच्छे से यूज किया,
किसको, वाटर को इन्होंने यूज किया, किसको, सनलाइट तो थी वहां पर, क्लोरोफिल इनके अंदर हो ही गया, CO2 को यूज किया, और लास्ट में ऑक्सीजन निकालना यहां से क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। तो फर्स्ट जो बैक्टीरिया था वो कौन सा था, साइनोबैक्टीरिया, जो प्रोकैरियोट्स में, या आप इसको आप BGA बोल सकते हो, ब्लू ग्रीन एल्गा, इसको आप ब्लू ग्रीन एल्गा भी बोल सकते हो, ठीक है। इसकी डेवलपमेंट हुई। तो फर्स्ट प्रोकैरियोट्स कैसे कैसे डेवलप हुआ, ये बात आप ध्यान रखें। स्वाति, ठीक है बेटा। अब देखिए क्वेश्चन तो ये, ठीक है कि प्रोकैरियोट्स तो डेवलपमेंट हो चुका, अब क्वेश्चन तो ये भी आता है कि यूकैरियोट्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ। यहां से आपने दोनों टाइप के बैक्टीरिया देख चुके हो आप, एनएरोबिक भी है ना, एनएरोबिक भी और एरोबिक भी, दोनों टाइप के बैक्टीरिया आप यहां पे देख चुके हो। जब दोनों टाइप के बैक्टीरिया आप देख चुके हो यहां पे, तो आप क्या देखोगे कि एनएरोबिक बैक्टीरिया तो वो होते हैं जो ऑक्सीजन का यूज नहीं करते, और ये ऑक्सीजन का यूज करते हैं। समझे बात को? सॉरी। अब इनको क्या डर था कि किसी तरीके से अगर एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन डेवलप होती जाती है तो हमारा जो जीवन है, हमारी जो लाइफ है, वो क्या हो जाएगी, खतरे में हो जाएगी, डेंजर में हो जाएगी। तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई। क्या हुई, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई, उन्होंने क्या किया कि जो एनएरोबिक थे, ये साइज में थोड़े बड़े थे, तो ये एनएरोबिक, इन्होंने इसको इंगल्फ कर लिया, किसको, एरोबिक बैक्टीरिया, ये एनएरोबिक। तो बाहर वाले जो बड़े थे वो कौन से थे, एनएरोबिक बैक्टीरिया, उन्होंने स्मॉल साइज के एरोबिक बैक्टीरिया को क्या कर लिया, इंगल्फ कर लिया। इस थ्योरी को हम इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी। और इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी 1970 में लिन मर्ग्यूलिस, साइंटिस्ट का नाम याद रखें, लिन मर्ग्यूलिस, लिख देता हूं मैं, लिन मर्ग्यूलिस, इस साइंटिस्ट ने ये 1970 में ये थ्योरी आपको दी थी, जिसको हम इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी बोलते हैं। तो लार्ज बैक्टीरिया जो कि एनएरोबिक थे, उन्होंने स्मॉल साइज के बैक्टीरिया जो कि एरोबिक थे उनको इंगल्फ कर लिया, और दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ये हुई कि एनएरोबिक वाले बैक्टीरिया बोले कि भाई मेरे लिए जो ऑक्सीजन की मात्रा है उसको तुम कम करो, एरोबिक ने किया, एरोबिक ने बदले में ये लिया कि तुम मुझे प्रोटेक्शन दो। धीरे धीरे ये इवोल्यूशन हुआ, और जो इवोल्यूशन हुआ आज के टाइम में यही माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या ये, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी में जो इवोल्यूशन हुआ है वो माइटोकॉन्ड्रिया की डेवलपमेंट के लिए है। किसके लिए है, माइटोकॉन्ड्रिया की डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि आपने देखा होगा रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होती है, ईटीसी जो प्रोसेस होती है, वो कहां होती है, इनर मेम्ब्रेन पर, होती नहीं होती है। तो ये एक प्रूफ है। दूसरा प्रूफ ये भी आता है कि जो बैक्टीरिया थे, जो प्रोकैरियोट्स हैं, उनमें कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, 70S राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी 70S राइबोसोम पाया जाता है। बैक्टीरिया में कौन सा डीएनए पाया जाता है, क्लोरोफिल, सॉरी वो डीएनए सर्कुलर, यहां कैसा पाया जाता है, सर्कुलर, है ना। तो ये बात आप ध्यान रखें। ये 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जो ये प्रूव करते हैं वाकई में माइटोकॉन्ड्रिया का इवोल्यूशन कहां से हुआ है, प्रोकैरियोट से। ठीक है, प्रोकैरियोट मतलब बैक्टीरिया। ये इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी प्रूव करती है। क्लोरोप्लास्ट का भी सेम कहानी है, क्लोरोप्लास्ट का भी सेम कहानी है। जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे, एरोबिक और एनारोबिक, वो भी आपस में फ्यूज हुए, और उसी टाइप से उनका भी डेवलपमेंट हुआ। और क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन सिस्टम प्रोकैरियोट से ही बना है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी डीएनए सर्कुलर होता है और 70S राइबोसोम्स पाया जाता है, जो कि बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी है। समझे बात, जो कि किसकी प्रॉपर्टी है, बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी है। तो वहां पर यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहां तक बेटा किसी बच्चे को डाउट हो एक बार पूछो। अमरिंदर, भारती, अच्छा क्लियर है। चलिए, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स हमारी डेवलप हो चुकी है। उससे पहले 2 पॉइंट हम सेल थ्योरी के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद इनमें डिफरेंस और सिमिलरिटी के बारे में बात करेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। स्वाति, ठीक है, चलो बेटा।
देखिए आगे सेल थ्योरी की बात करते हैं। इसमें दो इंपोर्टेंट पॉइंट बहुत ज्यादा हैं। सेल थ्योरी सील्डन और स्वान, ये दो साइंटिस्ट थे। सील्डन को ये कहते हैं कि जूलॉजिस्ट था, हैं? बताओ, सील्डन क्या था? बॉटनिस्ट था, और स्वान कैसा था? जूलॉजिस्ट था। इन दोनों ने मिलके कब दी ये थ्योरी? 1839 में। याद रखें बेटा, ये डेट बहुत जरूरी है, कई बार क्वेश्चन में से पूछा जा सकता है। तो 1839 में ये थ्योरी इन्होंने दी थी, ये चीज आपको याद रहना चाहिए। तो इन्होंने कहा सेल थ्योरी में कि जो लिविंग थिंग्स हैं दे आर मेड अप ऑफ वन सेल और वन से मोर सेल्स। एक सेल से हो सकते हैं या फिर दो सेल से ये बने हो सकते हैं। अगर सिंगल सेल हैं तो यूनिसेल्युलर, दो सेल्स हैं तो मल्टी सेल्युलर। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल इनका खुद का होता ही है, डिवाइड हो सकते हैं, नंबर बढ़ा सकते हैं, ये सारी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। लेकिन इसमें जो इंपोर्टेंट पॉइंट है वो इंपोर्टेंट पॉइंट ये है कि सेल थ्योरी वायरस पे अप्लाई नहीं होती। सेल थ्योरी वायरस पे अप्लाई नहीं होती है, वो ध्यान रखें आप। बंद करके आओ बेटा गेट। सेल थ्योरी वायरस पे अप्लाई नहीं होती है, ध्यान रखिए इस बात को, क्योंकि वायरस जो है वो नॉन सेलुलर है, उसके अंदर सेल जो है उसको हम काउंट नहीं करते हैं। ठीक है ना। अब आगे देखो, इसी थ्योरी में एक थ्योरी और दी, उसको बोलते हैं ओमनेस सेलुला ई सेलुला थ्योरी। ये थ्योरी रुडोल्फ वर्चो ने दी। यहां से कई बार क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। रुडोल्फ वर्चो ने ये थ्योरी दी थी, और थ्योरी दी थी बेटा 1855 में। ध्यान रखें इस बात को, 1855 में ये थ्योरी आपको दी थी। इसमें क्या बोला? इसमें ये बोला कि जो भी सेल्स हैं वो सेल्स प्री एग्जिस्टिंग जो सेल्स होती हैं उनके डिवीजन से बनती है। पहले कोई सेल होगी, वो डिवाइड होगी, उस सेल से न्यू सेल्स बनती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ओमनिस सेलुला ई सेलुला थ्योरी जो है वो बोलते हैं। ओमनिस सेलुला ई सेलुला थ्योरी जो रुडोल्फ वर्चो ने दी थी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। ये इसमें दो ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको याद होने चाहिए। अब देखिए प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हमने अभी बात की थी, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। पहली बात मैं इनके दोनों में बात करता हूं, सिमिलरिटी क्या है। दोनों में सिमिलरिटी क्या है? पहले सिमिलरिटी बात करेंगे, स्वाति बताएगी। नंबर 1 सिमिलरिटी क्या है बेटा? बोलो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिमिलरिटी है ही नहीं, आप कह दो ये बात। सिमिलरिटी नहीं है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। कुछ टीचर्स या कुछ किताबों में ये लिखा हुआ है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन 3 चीजों से बनी हुई है, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन प्रोकैरियोट्स में कार्बोहाइड्रेट नहीं पाए जाते। ठीक है, ध्यान रखें इस बात को। जो प्रोकैरियोट्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड की बनी होती है और प्रोटीन्स की बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं पाए जाते, वो सिर्फ यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। यस, पहला पॉइंट है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल चाहे प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स हो, क्या होगा? वो डीएनए होगा, है ना, या आरएनए भी हो सकता है। डीएनए और आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। ये पहली सिमिलरिटी है। दूसरी सिमिलरिटी क्या है? रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ये तीनों प्रोसेस सेम होती है, चाहे प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स। मैं साइट की बात नहीं कर रहा हूं, कहां पे हो रही है वो बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं रेप्लिकेशन, मतलब डीएनए से डीएनए बनना, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो चाहे वो यूकैरियोट्स हो, डीएनए से डीएनए ही बनेगा, उसी को रेप्लिकेशन कहेंगे। यही बात ट्रांसक्रिप्शन की है, यही बात ट्रांसलेशन की है। तीसरा डिफरेंस हम देखें सिमिलरिटी, तो तीसरा सिमिलरिटी जो इसके अंदर पाया जाता है वो ये है कि जो करेंसी है, एटीपी करेंसी, एनर्जी करेंसी, वो कौन सी है? एटीपी है। चाहे लो है, जो बिल्कुल लो है ऑर्गेनिज्म है, उससे लेके ह्यूमस तक चला जाइए, सभी के अंदर जो एनर्जी करेंसी है वो क्या है? एटीपी है। सभी के अंदर एनर्जी करेंसी एटीपी है, ध्यान रखें इस बात को। ठीक है,
ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस, टीसीएस साइकिल्स, ये चाहे प्रोकैरियोट्स हो, चाहे यूकैरियोट्स हो, चाहे लोअर हो, चाहे हायर हो, सभी के अंदर सेम प्रोसेस है ना, सभी के अंदर सेम प्रोसेस, ध्यान रखें। तो ये कुछ सिमिलरिटीज हैं। अब आते हैं मेन हम डिफरेंस में। डिफरेंस बताएगा बेटा, बताइए भारती, आप बताइए डिफरेंस नंबर 1, बताइए क्या डिफरेंस है दोनों में, डिफरेंस बताइए कि डिफरेंस क्या है। पूजा बताओ आप, बताइए डिफरेंस भाई। स्वाति बताओ बेटा। चलो 70S और 80S राइबोसोम्स हम बोल देते हैं, 70S और 80S राइबोसोम्स हम बोल देते हैं दोनों में, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनमें नहीं होती, इनमें होती है, ये भी डिफरेंस है। तीसरा डिफरेंस, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होते, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होते हैं, ठीक है। ये तीन डिफरेंस, ये तीन डिफरेंस, चार डिफरेंस तुम्हें अपने याद रखने हैं, और 5 डिफरेंस बताते हैं हमने बताए भी थे जब नेट की क्लासेस हुई थी उस केस में, अभी बताते हैं। पहला, जो प्रोकैरियोट्स होता है उसका जो डीएनए होता है या उसका जो कहते हो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सिंपल होता है ना, सिंपल होता है। लेकिन यूकैरियोट्स में कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स क्यों होता है? क्योंकि यूकैरियोट्स में बेटा हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। कौन सा प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन। बहुत क्वेश्चन आता है इससे, हिस्टोन प्रोटीन वो सिर्फ यूकैरियोट्स में होता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता। समझे बात? नंबर 1 डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, जब आपसे पूछा जाएगा तो आपसे ये पूछा जाएगा कि जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है ना, या सर्कुलेशन प्रोसेस है, प्रोकैरियोट्स में वो कॉमन सी होती है, उसके लिए डिफरेंट ऑर्गेनेली नहीं प्रेजेंट होते, लेकिन यूकैरियोट्स में डिफरेंट ऑर्गेनेली के द्वारा वो परफॉर्म की जाती है। क्या? आपकी रेस्पिरेशन प्रोसेस और ट्रांसपोर्ट वगैरह। दूसरा डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस ये है फ्लैजिला और सीलिया के ऊपर। अमरिंदर, क्या फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में? अमरिंदर, कुछ नहीं है। क्या फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में? बताइए स्वाति। नहीं, आप क्वेश्चन बताइए, आंसर पहला, सीलिया दूसरी बात करेंगे हम। कि फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में? ऑनलाइन वाले बच्चों बताओ बेटा। हाँ पूजा, मंजीत, ये कौन बोला? हाँ शिवानी, बढ़िया बेटा। फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं स्वाति प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। यूकैरियोट्स में होते हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर भी फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं और यूकैरियोट्स के अंदर भी फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। बट सीलिया, ये डिफरेंस ऐसा है, तुम में से आधे बच्चे जब इंटरव्यू देने जाओगे तो ये कंफ्यूज हो गए, सीलिया प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होते। नेवर सीलिया प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स, और यहां पर आपके प्रेजेंट होते हैं। लेकिन कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर पैरामीशियम पे 4000 सीलिया पाए जाते हैं पैरामीशियम पे, तो पैरामीशियम इज प्रोकैरियोट्स। राखी, प्रोकैरियोट्स है? नहीं, यूकैरियोट्स है, और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है। पैरामीशियम इज यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है सेल बायोलॉजी का। दूसरा, जब सीलिया पाया जाता है यूकैरियोट्स में तो ध्यान रखें उसके ऊपर एक प्रोटीन पाया जाएगा। कौन सा? नेक्जिन प्रोटीन। किस पर? सीलिया पर। ये एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है बेटा, ये एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है यूकैरियोट्स का, सीलिया का प्रेजेंट होने की वजह से, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखें इस बात को बड़े अच्छे से। दूसरा एक डिफरेंस और इंपॉर्टेंट, क्या इंडोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस प्रोसेस प्रोकैरियोट्स में होती है? क्या इंडोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस प्रोसेस प्रोकैरियोट्स में होती है? बताइए। फैगोसाइटोसिस और इंडोसाइटोसिस क्या होती है? कभी नहीं होती। नो, मॉडर्न जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, ओल्ड सेल्स हैं, दे कैन शो दैट प्रोसेस,
बट मॉडर्न प्रोकैरियोटिक सेल्स नेवर शो दीज प्रोसेसेस, कभी शो नहीं करते। अगर आपको इसमें कोई डाउट है आप रिसर्च पेपर पढ़ लेना, मिल जाएगा आपको आंसर। मॉडर्न प्रोकैरियोटिक सेल्स नेवर हैव एंडोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस प्रोसेस। और एंडोसाइटोसिस प्रोसेस मतलब किसी चीज को अंदर लेना, और फैगोसाइट मतलब किसी चीज को खाना, इंगल्प करना, है ना, दोनों सेम चीज है एक तरह से। और यहां पर ये दोनों जो है वो पाई जाती है, एंडोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। एक डिफरेंस और इंपॉर्टेंट, क्या माइटोसिस और मियोसिस, माइटोसिस और मियोसिस यहां पर होती हैं प्रोकैरियोट्स में? माइटोसिस और मियोसिस अकर्स इन प्रोकैरियोट्स, यस और नो? माइटोसिस माइटोसिस बहुत रेयर केस में हो सकती है, मियोसिस तो होती नहीं है। तो आप ये कहोगे नो माइटोसिस नो मियोसिस इन द प्रोकैरियोट्स। किसमें है? यूकैरियोट्स। पर क्वेश्चन ये आता है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स कैसे डिवाइड होती है? बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन, ये सारी प्रोसेस आपको वहां पे याद रखनी है, ठीक है? ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या प्रोकैरियोट्स में एक डिफरेंस और है, आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं? आरएनए पॉलीमरेज समझते होगे, आरएनए पॉलीमरेज वो एंजाइम्स जो आरएनए को बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आरएनए 3 टाइप के पाए जाते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, है ना? क्या आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं प्रोकैरियोट्स में? बताइए अंकिता, अंकिता। आरएनए पॉलीमरेज 2 प्रोकैरियोट्स में? नो। आप हमेशा ये कहोगे प्रोकैरियोट्स में सिर्फ और सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है, यूं नहीं कहोगे 1 2 3, ये नहीं बोलोगे, ठीक है? प्रोकैरियोट्स में, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज जो प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है उस पर बेटा प्रोमोटर वगैरह सब कुछ एक पे ही होता है, वही तीनों टाइप के आरएनए को बना देगा। लेकिन यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज 1 2 और 3, ये 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, ये भी आप ध्यान रखें। एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस और है, क्या कभी प्रोकैरियोटिक सेल्स डिप्लॉइडी कंडीशन शो कर सकते हैं? कभी क्या प्रोकैरियोटिक सेल्स डिप्लॉइडी कंडीशन शो कर सकते हैं? पहली बात, डिप्लॉइडी क्या होता है? एक सेल उसमें 2 जीन्स, समझाने के लिए डिप्लॉइडी। क्या ये कंडीशन कभी इसमें हो सकती है? कभी नहीं होती। प्रोकैरियोट्स में कभी भी डिप्लॉइडी कंडीशन नहीं होगी, इसमें डिप्लॉइडी कंडीशन जो है ये शो होगी। मतलब एक सेल उसमें 2 जीन्स, एक सेल उसमें 2 जीन्स, ये कंडीशन किस में पाई जाती है? यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में नहीं पाई जाती। प्रोकैरियोट्स कैसे होते हैं? हैप्लॉइड, कहने के लिए सिंगल जीन होगा, एक सेल एक जीन, समझे बात को? यहां पर एक सेल 2 जीन्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। बात क्लियर? एक डिफरेंस और बात आती है समझ में, कि जो साइटोस्केलेटन सिस्टम है प्रोकैरियोट्स का, वो तो आप कह दोगे सर सिंपल सा, कि सर सिंपल होता है ना? प्रोकैरियोट्स हैव द सिंपल साइटोस्केलेटन सिस्टम, लेकिन यूकैरियोट्स में साइटोस्केलेटन सिस्टम इज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स होता है, बात ध्यान रखें आज को, कॉम्प्लेक्स साइटोस्केलेटन सिस्टम होता है किसमें? यूकैरियोट्स में। ये बात आप अच्छे से याद रखें। तो ये सारे डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, जिनको नहीं पता है, ठीक है, वो इसको अच्छे से रिवाइज कर लें बात को, कि क्या प्रोकैरियोट्स में डिफरेंस है और क्या आपका यूकैरियोट्स में डिफरेंस है। ये चीज आपको पता होना चाहिए सारी। आगे देखो, तो ये बेसिक बातें थी आपको जो पता होना चाहिए। अब एक सेल की बात करें, हालांकि टॉपिक तो डेल बायो का है कि स्टेम सेल्स क्या होती है ना? तो स्टेम सेल्स वो सेल्स होती हैं जिनके अंदर कैपेसिटी होती है डिवाइड होने की। हाँ, उन पे हम बात करेंगे, पहले इन बात को पढ़ाते हैं, एक बार देखो आगे। यहां तक कोई डिफरेंस बेटा क्वेश्चन पूछना हो अंकिता? हो गया ना? ये पूजा हंसी वाले, पूजा नहीं है क्या भाई? देखो बेटा,
अब बात करते हैं स्टेम सेल्स की। स्टेम सेल्स की बात करेंगे, और स्टेम सेल्स वो सेल्स होती है जिसके अंदर पावर होती है डिफरेंशिएट होने की। डिफरेंशिएट होने की पावर होती है, उसको हम क्या कहते हैं? स्टेम सेल्स बोलते हैं। और जब भी कोई स्टेम सेल्स डिवाइड होती है, दो सेल्स में डिवाइड होती है, एक खुद की स्टेम सेल्स, ये रिवर्सिबल है, और एक डॉटर सेल। कौन सी सेल? डॉटर सेल। ये डॉटर सेल डिफरेंशिएट होगी और मल्टीपल फंक्शन जो है परफॉर्म करेगी। मल्टीपल फंक्शन जो है ये क्या करेगी? परफॉर्म करेगी। समझ गए बात को? मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म करेगी, ये बात ध्यान रखिए आप। डॉटर सेल। दूसरी बात करें, ऐसा नहीं है कि स्टेम सेल्स एकदम से डिवाइड हो जाएगी। स्टेम सेल्स को डिवीजन के लिए, इनिशिएट करने के लिए कई बार कुछ फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? फैक्टर्स की। उन फैक्टर्स को आप क्या बोल दोगे? स्टेम सेल फैक्टर, है ना? स्टेम सेल फैक्टर, SCF। क्या बोल दोगे? SCF। अगर आप केस लो किसका? हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स का, तो वहां पर आपने पता होगा इंटरल्यूकिन 6 इज द फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द हेमेटोपोएटिक डिवीजन, है ना? इस सेल्स को डिवाइड करने के लिए इंटरल्यूकिन 6 जो है वो एक इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए, ये सेल डिवाइड हो गई। स्टेम सेल्स को हम अनडिफरेंशिएटेड सेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनडिफरेंशिएटेड सेल्स भी इसको हम बोल सकते हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल। ठीक है। अब जो ये सेल्स है उसके बेस पे 4 टाइप की सेल्स आपकी होती है। पहली है टोटीपोटेंट सेल। कौन सी सेल? टोटीपोटेंट सेल। और टोटीपोटेंट सेल वो सेल होती है जिस सेल के अंदर पावर होती है पूरा का पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप करना, है ना? यहां पर आप सिंपल कह दोगे कौन सी सेल? जाइगोट। क्या बोल दोगे? जाइगोट। इस जाइगोट से पूरा का पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप हो जाता है, उसको क्या कह देंगे हम? टोटीपोटेंट। पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बिना किसी कमी के, कोई कमी नहीं रहेगी। तो जाइगोट को हम ये बोलते हैं निधि कि बेटा मल्टी सेलुलर है, तो क्या सही है स्वाति? सिंगल सेल स्टेज होती है ये, इट इज सिंगल सेल स्टेज। 2n तो है, बात ठीक है, लेकिन सिंगल सेल स्टेज होती है, ध्यान रख रहे हैं, सिंगल सेल स्टेज है ये। इससे सिंगल सेल स्टेज से पूरी की पूरी लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाना, उसको क्या कह देंगे हम? टोटीपोटेंट बोल देंगे। दूसरा क्या है? प्लूरोपोटेंट, ये दूसरा वर्ड है। प्लूरोपोटेंट की बात करें, मोस्टली एक सेल से पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म लगभग बन जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है, लेकिन कुछ सेल्स की जरूरत और पड़ती है, दूसरी सेल्स की जरूरत और पड़ती है, उसको क्या कह देंगे हम? प्लूरोपोटेंट बोलते हैं। कैपेसिटी लगभग 90% है, 90% है, 100% नहीं है। 100% किसमें है? सिर्फ टोटीपोटेंट सेल्स में। इसमें 90% है, कुछ कमी रह जाती है, उस कमी को पूरा करने के लिए दूसरी सेल्स की जरूरत पड़ती है, उसको हम क्या कह देते हैं? प्लूरोपोटेंट सेल्स बोल देते हैं। बहुत अच्छा सा एग्जांपल इसमें गैस्ट्रुला का। गैस्ट्रुला कहोगे, ब्लास्टुला कहोगे? बताइए। ब्लास्टुला कहोगे? ब्लास्टुला। ब्लास्टुला से 2 सेल्स बनती हैं, एक इनर मास सेल, है ना? ये क्या बनाता है? एम्ब्रियो डेवलप कर सकता है, लेकिन बेटा प्लेसेंटा डेवलप नहीं कर सकता, प्लेसेंटा डेवलप नहीं कर सकता। तो इस प्लेसेंटा को बनाने के लिए अलग से ट्रोफोब्लास्ट सेल की जरूरत आपको पड़ेगी, ये प्लेसेंटा फॉर्मेशन करेगा। तो यहां पर पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए किसी दूसरे सेल्स की जरूरत पड़ी है, उसको हम क्या कह देंगे? प्लूरोपोटेंट बोलते हैं। तीसरा है मल्टीपोटेंट। इसको बोल देंगे मल्टीपोटेंट। मल्टीपोटेंट तो वो होता है जो मल्टीपल सेल्स फॉर्मेशन कर सकता है ना? एक सेल से मल्टीपल सेल फॉर्म कर सकता है, उसको हम क्या कह देंगे? मल्टीपोटेंट्स बोलेंगे। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट काम यह है कि जो भी टिश्यू या सेल डैमेज हो जाती है, उस सेल्स को रिपेयर करने के लिए ये एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है, मल्टीपोटेंट। समझ गए बात को?
और फोर्थ आपका क्या है, यूनिपोटेंट। यूनिपोटेंट मतलब एक सेल से एक ही सेल बनेगी, है ना। ओवा से क्या बनेगी, एग से। बताइए, oogenesis से क्या बनेगी, एग। स्पर्मोमेटोजेनेसिस से क्या बनेगी, स्पर्म। तो ये एक सेल से एक सेल का फॉर्मेशन, उसको क्या कह देंगे हम, यूनिपोटेंट बोल देंगे। ये बात आप ध्यान रखें, यूनिपोटेंट। तो ये 4 टाइप की सेल्स किसके बेस पे है, स्टेम सेल्स के बेस पे। अब क्वेश्चन यहां से जो पूछा जाता है या पूछा जाएगा वो ये है, ये बताइए कि सबसे ज्यादा पोटेंशियल किस सेल के अंदर है, लार्जेस्ट पोटेंशियल, हाईएस्ट पोटेंशियल किसके अंदर है, टोटिपोटेंट सेल्स के। हाईएस्ट पोटेंशियल हैव द टोटिपोटेंट सेल और सबसे कम यूनिपोटेंट। अब उल्टा बोले, हाईएस्ट रेस्ट्रिक्शन किसके अंदर है, सबसे कम। पोटेंशियल क्या होता है, क्वेश्चन ये आ जाता है। व्हाट इज द पोटेंशियल, व्हाट इज द सेल पोटेंशियल, द एबिलिटी ऑफ ए सेल इट कैन प्रोड्यूस हाउ मेनी नंबर ऑफ सेल्स। किसी सेल्स की ये एबिलिटी कि वो कितने टाइप की सेल को प्रोड्यूस कर सकता है, उसको हम क्या कह देंगे, उसको हम उस सेल का पोटेंशियल बोल देंगे। इसको मैं ये बोल दूं, इफ द सेल हैव हाई पोटेंशियल इट कैन फॉर्म हाई सेल्स, मोर सेल्स, है ना, मोर सेल्स फॉर्म कर सकती है। तो ये इस बात को आप ध्यान रखें, ये किसमें हुई, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स के अंदर। आगे देखो, दूसरा है बेटा डिफरेंशिएशन सेल या डिफरेंशिएटेड सेल आप कहोगे। डिफरेंशिएटेड सेल कहोगे, इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएटेड सेल मतलब एक सेल ये डिवाइड हो चुकी है, डिफरेंट टाइप की सेल्स में डिवाइड हो चुकी, और इस पेरेंट सेल ने डिवीजन जो पावर है वो क्या कर दी, लॉस कर चुका है, डिवीजन पावर लॉस कर चुका है। तो ये सेल डेवलप हुई हैं, ये स्पेशलाइज्ड फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेंगे, स्पेशलाइज्ड फंक्शन जो है वो क्या करेंगे, परफॉर्म कर देंगे। इसको बोल देंगे हम डिफरेंशिएशन सेल या डिफरेंशिएटेड सेल बोल देंगे। एक सेल वो डिवाइड हो चुकी डिफरेंट टाइप की सेल्स में, और पेरेंट सेल ने डिवाइड होने की पावर खो चुकी है, उसको क्या कह देंगे, डिफरेंशिएटेड सेल कह देंगे, है ना। अब ये जो सेल डिवाइड हुई है, ये सेल आप ये कह देना एक पोजीशन हो चुका है, इनका फिक्स हो चुका है कि ये यही बनाएगी, ये सारी सेल, ये वाली सेल एपिडर्मल सेल बनाएगी, ये वाली सेल ये बनाएगा, ये वाला सेल ये बनाएगा, ये फिक्स हो चुका है, उसको बोलेंगे डिफरेंशिएटेड सेल। दूसरा है डी डिफरेंशिएटेड सेल। जो डी डिफरेंशिएटेड सेल है मतलब जो सेल पावर खो चुकी थी डिवीजन की, ये सेल डिवीजन की पावर खो चुकी थी, तो दोबारा से अगर ये रीगेन कर ले, रीगेन ऑफ पावर डिवीजन, पावर ऑफ डिवीजन, रीगेन पावर ऑफ डिवीजन, ये दोबारा से कर ले, उसको क्या कह देंगे हम, डी डिफरेंशिएटेड सेल कह देंगे। ठीक है, इसमें कैम्बियम का एग्जाम बोलो बेटा, हाँ कैलस है, कैम्बियम का एग्जांपल बहुत अच्छा है, इसमें कैम्बियम का एग्जांपल बहुत अच्छा है। कैम्बियम डाइकोट्स जो प्लांट्स होते हैं उसमें जो कैम्बियम होता है उसका एग्जांपल इसका बहुत अच्छा एग्जांपल माना जाता है, है ना, डी डिफरेंशिएटेड सेल्स का। तीसरा है री डिफरेंशिएटेड सेल, री डिफरेंशिएटेड सेल्स मतलब जो ये पावर दोबारा से आई है, ये दोबारा से क्या हो जाए, लॉस हो जाए, दोबारा से लॉस हो जाए और एक पर्टिकुलर फंक्शन दोबारा से परफॉर्म करना स्टार्ट कर दे, उसको क्या कह देंगे, री डिफरेंशिएटेड बोल देंगे। इसमें एग्जांपल बहुत अच्छा जाइलम कॉर्टेक्स, फ्लोएम कॉर्टेक्स, है ना, इसका एग्जांपल आप पढ़ सकते हो, जाइलम कॉर्टेक्स और फ्लोएम कॉर्टेक्स का एग्जांपल इसमें है री डिफरेंशिएशन में। तो थोड़े थोड़े मिलते जुलते से वर्ड हैं, तो आप ध्यान रखें। अनडिफरेंशिएटेड सेल कौन सी, स्टेम सेल्स। डिफरेंशिएटेड सेल कौन सी, जो सेल पावर खो चुकी हो डिवीजन होने की और एक पर्टिकुलर फंक्शन वो परफॉर्म कर देगी। ठीक है, डी डिफरेंशिएशन दोबारा से फंक्शन परफॉर्म करना है किसका, डिवीजन के लिए,
और दोबारा से मैच्योर हो चुकी है, दोबारा से खो चुकी है डिवीजन पावर को, उसको हम ये ध्यान रखें। बेटा यहां तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो पूछो एक बार, क्या हो चुका है यहां तक? स्वाति और करें आगे? हाँ तुम तो बता, तुम मना करोगे नहीं। हाँ चलो भाई अंकिता यहां चलो। अब टॉपिक आता है यहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। किसका टॉपिक आता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। देखो आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे इंपोर्टेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पहले भी इंपोर्टेंट, मैं आपको 4 वर्ड पूछता हूं, पूछे भी थे मैंने कल बच्चों को कि प्रोटोप्लास्ट क्या होता है। हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात कर चुके राखी, यूकैरियोटिक सेल्स की बात कर चुके हम, तो अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं, व्हाट इज द प्रोटोप्लास्ट, क्या कहोगे? सेल विदाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? फिर न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, साइटोसोल, 4 वर्ड है बेटा, ये आप डिफाइन करिए पहले। प्रोटोप्लास्ट, सेल में से अगर सेल वॉल निकाल दें तो प्रोटोप्लास्ट। सेल में से अगर सेल वॉल निकाल दें, और सेल वॉल किस केस में निकालोगे? प्लांट के केस में। तो प्रोटोप्लास्ट एनिमल केस में तो हो नहीं सकता। ये तो बात ये समझ में आ गई आपको? प्रोटोप्लास्ट एनिमल केस में बोलोगे आप? हाँ तो सेल मेम्ब्रेन का निकाल के, अब वही आएगा पॉइंट। देखो एक बार आप ये प्रोटोप्लाज्म देखो आगे, प्रोटोप्लाज्म जो ये सेल निकाली है, सेल वॉल निकाली है, उसमें से अगर सेल मेम्ब्रेन माइनस कर दे, सेल मेम्ब्रेन में से अगर सेल मेम्ब्रेन माइनस कर दे तो प्रोटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म अगर सेल में से न्यूक्लियस बाहर निकाल दे, ठीक है। और साइटोसोल अगर सेल में से सारे ऑर्गेनरी निकाल दे बाहर, तो क्या हो जाएगा? साइटोसोल। ठीक है, ये 4 वर्ड रखें। कोई डाउट है आप अपना एक बार रिवाइज कर लेना, हो जाएगा क्लियर। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट सेल में से सेल वॉल निकाल दिया, प्रोटोप्लाज्म सेल में से सेल मेम्ब्रेन निकाल दिया, साइटोप्लाज्म सेल में से न्यूक्लियस निकाल दिया, और साइटोसोल सेल में से ऑर्गेनेल निकाल दिया। स्वाति ठीक है बेटा, चलिए आ जाइए प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। ये सारा बेसिक हो गया बेटा अब सारा। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी भी सेल्स की आउटर मोस्ट लेयर है, या क्या कह दूं मैं? आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है। अब आउटर मोस्ट लेयर किसके केस में है? एनिमल्स के केस में है। प्लांट के केस में आउटर मोस्ट नहीं कहोगे, क्योंकि प्लांट के केस में आउटर मोस्ट कौन है? सेल वॉल है। इन द केस ऑफ एनिमल्स आउटर मोस्ट है। दूसरा डायनेमिक इन नेचर है। क्या है? डायनेमिक इन नेचर है। ये भी एक अपने आप में क्वेश्चन है। डायनेमिक मतलब चेंजेबल, जो चेंज होता रहता है उसको हम कहते हैं डायनेमिक नेचर। क्यों चेंज होता है? ये सारी प्रॉपर्टी आगे हम पढ़ेंगे, सारा ये आगे आएगा। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फिर फंक्शन पूछे जाते हैं आपसे। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फंक्शन क्या है? सबसे पहला फंक्शन कंपार्टमेंटलाइजेशन, जो आपकी कूपर की बुक में दे रखा है बेटा, कंपार्टमेंटलाइजेशन पहला पॉइंट। 2 सेल्स को आपस में अलग करता है, वो कौन है? सेल मेम्ब्रेन है। जैसे एक ये रूम है, एक ये रूम है, इसमें जो दीवार है बीच की, ये कौन है? सेल मेम्ब्रेन है। दोनों को अलग कर रहा है। उसी टाइप से सेल को अलग करना दूसरे सेल से, वो कौन सा है? सेल मेम्ब्रेन है ना, उसको हम क्या कह देंगे? कंपार्टमेंटाइजेशन। हाँ बेटा, एक सेल एक ये है, एक सेल ये है। अगर ये सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी तो आपस में मिक्सअप हो जाएंगे, जो एक बोल रही है फ्यूजन का। ठीक है ना।
दूसरा फंक्शन देखिए इस पे, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट की बात हम करते ही हैं। सेल मेम्ब्रेन इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट में, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ दैट मेम्ब्रेन 4 टाइप की होती है, परमेबल, इम्परमेबल, सेमी परमेबल, सिलेक्टिव परमेबल, है ना। ये तो आपको ध्यान होगा। ट्रांसपोर्ट में इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है, कुछ मॉलिक्यूल्स को अंदर जाने देगी, कुछ मॉलिक्यूल्स को अंदर जाने नहीं देती। तीसरा हम बात करें एनर्जी ट्रांसडक्शन। एनर्जी ट्रांसडक्शन मतलब एक फॉर्म की जो एनर्जी है उसकी दूसरी फॉर्म में चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जैसे प्लांट सेल है, मेसोफिल सेल्स, क्लोरोप्लास्ट, वहां से बाहर से कौन सी आती है एनर्जी? सन एनर्जी आती है, लाइट एनर्जी आती है। ये किस में चेंज हो जाती है? केमिकल एनर्जी में। कौन करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन है? प्रोटीन्स, वो करेंगे। तो एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में चेंज करना, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करना, ये भी इसका काम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। आगे बात करें रेस्पॉन्ड टू सिग्नल। रेस्पॉन्ड टू सिग्नल, बाहर का कोई भी जब मैसेज आता है तो उसके अगेंस्ट रेस्पॉन्स करना किसका काम है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जितने भी रिसेप्टर्स होते हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी तो रिसेप्टर्स होंगे, रिसेप्टर होंगे तो क्या होगी? कोई रेस्पॉन्स होगा। तो बाहर से जो भी मैसेज आता है उसके हिसाब से रेस्पॉन्स करती है कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये 4-5 फंक्शन आपको इसमें याद रखने जो इंपॉर्टेंट है। ऊपर की बुक है सेल बायोलॉजी की, उसमें ये दे रखा है, अगर आपको वहां से कुछ इसमें पढ़ना है तो। अब देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिफाइन करने के लिए मॉडल तो बहुत सारे थे, बट उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफाइन किया गया वो किसका था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो सबसे पहले डिफाइन किया गया। अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में जो सिंगर और निकोलसन थे, जिन्होंने 1972 में, कौन से साइंटिस्ट थे? सेंगर एंड निकोलसन, इन्होंने ये मेथड दिया था। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें लिपिड होते हैं इस टाइप से, है ना, इस टाइप से लिपिड होते हैं, और बीच में क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं, ऐसे। अब प्रोटीन ये इंटीग्रल प्रोटीन्स हो सकते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन्स हो सकते हैं, और लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स हो सकते हैं, वो आगे आएगा सब कुछ। तो ये प्रोटीन है, ये डिसकंटिन्यूअसली पाए जाते हैं, एक यहां पे एक फिर यहां पे होगा, लगातार नहीं पाए जाते, अलग अलग पाए जाते हैं, डिसकंटिन्यूअसली पाए जाते हैं। तो उन्होंने ये कहा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में कि जो प्रोटीन्स और लिपिड्स हैं उनकी वजह से इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर कैसा है? सेमी सॉलिड है, ना लिक्विड है ना सॉलिड है, बीच में है। समझे बात को? एक केस। दूसरा उसने ये कहा कि जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं वो डिसकंटिन्यूअसली पाए जाते हैं। और कैसे पाए जाते हैं? ऐसे पाए जाते हैं, उसने एक वर्ड बोला कि एक समुद्र है, उसमें जो आइस का टुकड़ा है वो कभी इधर गया कभी उधर गया। तो जैसे एक समुद्र के अंदर आइस का टुकड़ा इधर उधर तैरता रहता है, सेम उसी टाइप से जो प्रोटीन्स हैं ये भी इधर उधर आपके मूव करते रहते हैं। इसी की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर जो है वो क्या है? डायनामिक है, डिसकंटिन्यूअसली। ध्यान रखें इस बात को, ऐसा नहीं है रेगुलर है। ये बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन्स हैं दे आर मोबाइल, दे आर डिसकंटिन्यूअसली, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायनामिक नेचर ऑफ प्रोटीन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये 4-5 बातें आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए आगे बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ये टॉपिक कल करेंगे स्टार्ट। अब तो बहुत हो गया इतना, ठीक है ना।